सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। वज़ीर आज़म ने आज एक मरतबा फिर कहा है कि वो मईशत को डिप्रेशन में से निकालेंगे, लेकिन जाहिर है कि क्या मईशत सिर्फ मकानात बनाने से डिप्रेशन में निकल पाएगी? इसको इस सूरत हाल से निकालने के लिए और भी बहुत से फ़ैसले और लवाजमात जो हैं वो दरकार हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है सो हाल है, लेकिन उसके नतीजे आवाम जो है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुई है। महंगाई जो है उसने यकीनन जीना जो है दोभर कर दिया है, और शायद रुपए की कीमत में इस कदर गिरावट और उसके साथ साथ महंगाई में इतना इजाफा जो है, इसका इश्तराक इससे पहले इस तरीके से जो है वो दिखाई नहीं देता जो अब देखा जा रहा है। और उसके नतीजे में लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो कम नहीं हो रही बल्कि जवाब दे गई है। और इस सूरत हाल से हालात जो हैं वो अब ख़राबी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, और गुर्बत की सतह से नीचे जाने वाली लोग जो हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। यकीनन कोरोना वायरस का भी उसमें एक हाथ है, लेकिन ये तो हालिया 3-4 महीनों की बात है। लेकिन मईशत के अंदर मामलात की ख़राबी जो है वो इससे पहले की है, और मौजूदा हुकूमत के 2 साल में जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ी है। अब जो हालात हैं उन हालात में बेहतरी की गुंजाइश जो है वो अगर है तो किस तरीके से है, वो क्या इकदाम उठाए जाने चाहिए कि जिसके नतीजे में जो है ये सूरत हाल बेहतर हो सके, आवाम जो है वो महंगाई के शिकंजे से निकल सके, रुपये की कोई कीमत और ताकत जो है उसमें इजाफा हो सके, और लोगों की जो आमदनी अब जमूद का शिकार हो गई हैं और उसके मुकाबले में रुपये की कदर में जो कमी हो रही है, और उसके नतीजे में जो एक खलीज पैदा हो रही है कुव्वत ख़रीद में और दूसरी जानिब बढ़ती हुई कीमतों के दरमियान, उसका तवाज़ुन जो है वो किस तरीके से बरकरार रखा जा सकता है। और उसके साथ साथ और भी मामलात ऐसे हैं कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सनत साजी का पहिया चलाना है। ज़ाहिर है कि तरक्याती प्रोग्राम अगर होंगे तो उसके नतीजे में एक मईशत के अंदर हलचल जो है वो भी आएगी, लेकिन ना बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, ना उस तरीके से अंदरूनी सरमायाकारी है। और अगर स्टॉक एक्सचेंज को लेकर ही हमने हर चीज़ का खलाई किला जो है वो बनाना है तो फिर सूरत हाल यकीनन मुश्किल है। बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिराज कासिम तेली साहब, चेयरमैन है बिजनेसमैन ग्रुप के। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मुमताज़ सनतकार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अनीस मजीद साहब, मुमताज़ ताजुर रहनुमा हैं। सिराज कासिम तेली साहब, ये फरमाइएगा, आप वज़ीर आज़म साहब से बहुत मिलते हैं, तजावीज़ भी आप बहुत देते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त मईशत को डिप्रेशन से निकालने की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, आपको क्या दिखाई देता है, उसके पीछे क्या यकीन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नदीम भाई मेहरबानी, आपकी बात यह है कि ये मईशत को डिप्रेशन से निकालने के लिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहते हैं, मगर इनकी टीम ये नहीं चाहती। इसलिए कि ये 3.5-4 महीने हो गए कोविड को, और सही मायनों में इन्होंने इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं दिया, बिजनेसेस को रिलीफ नहीं दिया। देखो, इनको हम कहते रहे पहले भी और अभी भी मैं ये कहता हूं कि जब तक ये इंडस्ट्री को अक्रॉस द बोर्ड रिलीफ नहीं देंगे, यानी कि बिजली में, गैस में, टैक्सेस में कमी इस तरह की करें ताकि सबको अक्रॉस द बोर्ड बेनिफिट मिले और वो रिलीफ मिले, कैश फ्लो बढ़े। कैश फ्लो बढ़ेगा तो वो सरवाइव करेंगे। अब ये आस्ते आस्ते डूब रहे हैं, बहुत सी इंडस्ट्रियां बैठ गई है, बहुत से कारोबार बैठ गए हैं, और ये बैठते चले जाएंगे, इसलिए कि इन्होंने पिक एंड चूज किया। एक काम अच्छा किया है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ किया है, मगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी चलाने के लिए टाइम लगेगा। इनको बाकी इंडस्ट्रियों का सोचना चाहिए जहां इन्होंने सोचा नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया वो तो माशाल्लाह था, इसलिए कि वो 13.25% और वो हॉट मनी के चक्कर में हमारे मुल्क का कबाड़ा कर दिया। मैं शुरू शुरू में कहता था, लोग नाराज होते थे, लोग समझते नहीं थे,
आज हर आदमी, हर इकोनॉमिस्ट जो टीवी पे आता है, कहीं भी जाता है, वो हर आदमी ये कहता है कि ये जो 13.25% था वो गलत था। एक तो कोविड के आने से पहले ही आप इकोनॉमी को तबाह कर रहे थे। उधर एक ही काम आपने अच्छा किया था, वो था ट्रेड डेफिसिट को कम करने वाला, जो इंपोर्ट पे कंट्रोल किया। मगर इसके साथ साथ बाकी चीजें जो करने की थी वो नहीं की। नहीं की। तो हुआ ये है कि अभी सब खराब हो गया है। तो अब मसला ये है कि अभी भी वक्त इस बात का है कि इनको कुछ अच्छे लोगों को बिठाए, समझदार लोगों को बिठाए, ग्राउंड की रियलिटी जो जानते हैं उनको बिठाए, और किसी किस्म का अक्रॉस द बोर्ड ऐसा रिलीफ दे। यहाँ तो ठीक है, देखें, बिजली भी बढ़ा दी, मैं सिराज कासम हर तेली चीज साहब मैं बढ़ा दी आता है। हूँ, क्योंकि ये ज़रा ओपन कर लें ये मसाइल की आपने निशानदेही की। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि खाली तामीराती सनत को खोल देने से, और वो भी जो इक़दामात हैं उसके अंदर बड़े इफ्स एंड बट्स और इबहाम हैं, किस तरीके से वो मामला चलेगा या चल सकता है, आप क्या समझते हैं कि पहिया चल पड़ेगा? देखिए, जैसे सिराज भाई ने कहा ना, एक बात बिल्कुल उन्होंने 100% ये बात ठीक कही है कि देखें, सारी बातें जो सिराज भाई कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमको अपनी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना होगा अगर हमने सरवाइव करना है। देखें, एक एक विशिष्ट साइकिल है। जब आप इकोनॉमी को ठीक करने की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला सवाल पैदा होता है सप्लाई एंड डिमांड की क्या पोजीशन है इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में। जब आप ये सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से ही आप अपनी इंडस्ट्री को चला सकते हैं। सप्लाई एंड डिमांड ही, जब आपकी डिमांड होगी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और लोग अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, यानी बेकारी कम होगी। जब बेकारी कम होगी तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्योंकि अगर मुझे एक आदमी चाहिए और अवेलेबल एक आदमी नहीं है तो मुझे ज्यादा तनख्वाह देकर आदमी रखना है। ये इट विल कन्वर्ट इनटू अपलिफ्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी पर्सन लिविंग इन दिस कंट्री। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम बेसिक पॉलिसीज में फेल हो गए हैं। हम 13.25%, जैसे बिल्कुल सही कहा सिराज साहब ने कि जो है अपने हॉट मनी के लिए जो है उन्होंने ये सारे 13.25% पे ले गए, फिर एक फिस्क ऑफ अ बटन, पुश ऑफ अ बटन पे वो सारी पैसे वापस चले गए। अब आप और हम इकोनॉमी की बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि इकोनॉमी के क्या फंडामेंटल्स क्या होते हैं, ये किसी को पता है? इकोनॉमी को दुरुस्त कैसे करते हैं? ये तो ऐसा चल रहा है कि मैंने कोई दुकान लगाई, वो चल रही तो चल रही है, बंद हुई लेकिन नहीं चल रही। ऐसे मुल्क तो नहीं चलते। देखिए, मुल्क को चलाने के लिए आपको अपने फंडामेंटल्स को ठीक करना होगा, आप अपनी बेसिक पॉलिसीज को आपको ठीक करना होगा, और जैसे दुनिया में मुल्क चलते हैं ऐसे चलाना होगा। आपको ये देखना होगा कि कौन सी इंडस्ट्री क्या कर रही है, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री जो है ना इस मुल्क में बहुत जरूरी है। आज आपकी फॉरेन एक्सचेंज की आप बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, होम रेमिटेंसेस की बात करते हैं, तो सामने आप बात करते हैं पेट्रोल की इंपोर्ट की और कमोडिटीज की इंपोर्ट की। ये जब आप बात दोनों चीजें करते हैं तो आप एक दूसरे के साथ ये मिलाएं तो सही कि मिलेगा कैसे। क्या ये ऐसे है कि हम दोनों एंड्स को मीट कर रहे हैं? अगर आप दोनों एंड्स को मीट नहीं कर रहे तो आपके फंडामेंटल्स गलत हैं, और आप वाकई पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल्स गलत हैं। आपको जिस जगह पर जहां जो चीज रखनी चाहिए वो आपने रखी नहीं है। नहीं है। मिसाल में थोड़ी सी आपको दे दूं कि चेन इसकी क्या है। चेन इसकी ये है नहीं, कि मैं ज़ुबैर साहब ये मैं आता हूँ, क्योंकि जी। ज़रा मैं ये ओपन कर लूँ, क्योंकि ये सारे हमने स्टेप वाइज इसको देखना है। इसमें अनीस मजीद साहब ये फरमाइएगा कि अवाम की चीखें सर निकल गई हैं, आप बुनियादी अशिया की ज़रूरियात से डील करते हैं, ये आप लोग कमाई कर रहे हैं कि कौन कमा रहा है? ये मसनूई महंगाई है, क्या मसला क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो एक लफ्ज़ में ये कहूँगा कि ये बड़ी मिसमैनेजमेंट है जो गवर्नमेंट वीट और शुगर में की है। तो ये मेजर तो इशू यही है कि जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है। आप देखें, अगर क्रॉप देखें तो वीट रिव्यू कमेटी ने बताया है कि 26 मिलियन टन्स की क्रॉप है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 24-25 मिलियन टन की है। और जब क्रॉप आई है 2 महीने हुए हैं और माल आपको मिल नहीं रहा या महंगा मिल रहा है, तो इसकी वजह तो आप खुद समझ लें कि कितनी बड़ी मिसमैनेजमेंट है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पास्को ने अबाउट 65 लाख टन माल ख़रीदा है, जो पिछले सालों में वो बहुत कम ख़रीदा करते थे। तो ये भी अवेलेबिलिटी है। दूसरा ये कि जो 25 मिलियन टन की क्रॉप है वो कहीं ना कहीं आपके पास स्टॉक तो अवेलेबल है। अब ये सबको पता है कि स्टॉक्स कहाँ हैं, क्योंकि जो ग्राउंड पे लोग हैं, फार्मर्स ने जिनको बेचा है, क्या उनको पता नहीं है कि स्टॉक्स कहाँ मौजूद हैं?
अगर ये इतना ज़्यादा वो करते हैं कि हम उसको पकड़ेंगे और इनको बंद कर देंगे, ये करेंगे, तो शायद इस वजह से वो माल और भी नहीं निकल रहा। जबकि अगर इनको प्रॉपर तरीके से माल निकाला जाए, निकल जाए। लेकिन कारोबारी तरीका ये होता है कि आप माल के सामने माल निकालें, अगर नहीं है तो आप माल की सप्लाई बढ़ाएंगे तो आपकी प्राइसेस अंडर कंट्रोल आ जाएंगे। अभी मेरा तो मशवरा ये है कि जो गवर्नमेंट के पास माल की अवेलेबिलिटी है वो फौरी निकाले, और इंपोर्ट ऐसे करना दिल तो नहीं चाहता, लेकिन आपके पास इंपोर्ट के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। 3 महीने का आपके पास फुल फ्लैश कार्गो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, वो आप मार्केट में दें तो आपकी प्राइस अंडर कंट्रोल आ जाएंगे। और 3 महीने के दौरान आप जो है इंपोर्ट करें, और जैसे ही वो इंपोर्टेड कार्गो है वो भी मार्केट में फ्लोट करें, तो पिछला माल जो रुका हुआ है वो भी मार्केट में आएगा और फिर आप अंडर कंट्रोल रह सकेंगे। अदरवाइज़ तो अभी आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है। अच्छा, मैं ज़रा इस तरफ आता हूँ। अब सिराज कासिम तेली साहब, ये फरमाइएगा कि इनपुट कॉस्ट जो है, मतलब आप तो कह रहे हैं कि रिलीफ दो, रिलीफ तो उस वक्त दो जो आपका रॉ मटेरियल है वो आपको दस्तयाबी हो। बिजली आपका रॉ मटेरियल है, ज़ाहिर है मेजर सनत साजी जो है वो कराची में है, बिजली है ही नहीं, गैस का इशू आपको वहाँ पे रहता है। तो ये जो खड़ा करना है, डिप्रेशन से निकालना है, अगर आपके रॉ मटेरियल्स कीमत को तो छोड़ें, दस्तयाब ही नहीं है, तो कैसे होगा? देखिए भाई, मसला क्या है, इमरान खान बेचारा वो खुद तो बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, बट आफ्टर ऑल ही डजंट नो एवरीथिंग, ही डजंट नो द ग्राउंड रियलिटी, ठीक है ना। और इनने जिन जिन लोगों को सौंपा हुआ है वो लोग अपने हिसाब से चलते हैं, और वो उनको वो फीलिंग होनी चाहिए वो नहीं है। अब कराची के हाल देख लो, कराची में कोई चीज अवेलेबल नहीं है, बिजली के इलेक्ट्रिक को दी हुई है, वो एक म्यूचुअल फंड है, उसने तबाड़ा किया हुआ है, उसने अपना काम करना है, उसने ये ख्याल नहीं रखना कि कराची वालों के लिए क्या करना है। उसको बहुत टाइम मिला, 15 साल मिले, अभी तक उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट जो करने चाहिए थे वो नहीं किया। अब आप आ जाओ गैस पे। गैस सिंध से ज्यादा निकलती है, मगर सिंध में कराची वाले गैस को तरसते हैं, रेट्स अलग बढ़ते हैं, और इंडस्ट्री में लोड शेडिंग होती है। कैन यू बिलीव दैट? इंडस्ट्री दुनिया में कोशिश की जाती है कि 1 मिनट के लिए बंद ना हो। ये लोड शेडिंग ऐसे करते हैं जो मजाक है, कुछ भी बना 3 दिन कर दिए, कभी 1 दिन तो रेगुलर कर रहे हैं। अब ये एक्चुअल में मुझे तो देखो, टू बी वेरी फ्रैंक नदीम भाई, I have a very strong gut feeling, and that is कि somebody wants to destroy Karachi somehow. इसलिए कि देखा, बातें तो हम भी सब जानते हैं, हम बिजनेसमैन है, पैदाइशी बिजनेसमैन है, but the point is कि the way things are being handled, ये मिसमैनेजमेंट सिर्फ गंदुम वगैरह में नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये जितने बैठे हुए हैं ये समझदार लोग बैठे हुए हैं, बट दे आर एक्चुअली डूइंग थिंग्स नोइंगली कि ये इस तरह होना चाहिए। मुझे एक बात बताए, ये नहीं समझते कि कराची से 60% 65% रेवेन्यू जाता है। अगर कराची को ये खराब कर दे तो मुल्क पाकिस्तान खराब हो गया, बड़ा सिंपल है। तो somebody wants to destroy पाकिस्तान, और इसीलिए वो कराची को कर रहे हैं। इमरान खान का प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि ये बेचारा क्रिकेटर है, he doesn't know everything himself, और ये ट्रस्ट कर रहा है उन लोगों के ऊपर जो लोग इसे मरवा रहे हैं। तो मेरी समझ से जी सिराज साहब, मैं आता हूँ, ये पॉइंट आपका आ गया। अब जुबैर मोतीवाला साहब, ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि बरामदी सनत को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। बड़ा कहा जाता है कि एप्टमा जो है वो बड़ा पैम्पर्ड चाइल्ड है, बहुत उसके लिए किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जो डाइवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्री है वो भी तो एक प्रॉब्लम रहा है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत समेत माजी की जो हुकूमतें थीं, क्या सनत साजी उनकी तरजीह नहीं थी? देखिए, मैं आपको बताऊं, डाइवर्सिटी की जहां तक आप बात करते हैं ना, तो आई एम द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ दिस। देखिए, आप पाकिस्तान में टेक्सटाइल जो है वो 60% है आपकी एक्सपोर्ट का भी, और आपकी 42% ऑफ द अर्बन एम्प्लॉयमेंट है। इसको देखें, बाकी हमारे पास बहुत कुछ है जो वैल्यू एडिशन जिसका हो सकता है। हम राइस की वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, हम वीट के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं मुल्क के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत है। और नहीं तो हम इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे चाइना ने शुरू किया।
आज हमने ये बड़ी कोशिश करके टेक्सटाइल की अलग मिनिस्ट्री बनवाई पिछली गवर्नमेंट के अंदर, तो आपके भाई ये जो है ना, आप टेक्सटाइल को छोड़े और बाकी 40% के ऊपर आप कॉमर्स मिनिस्ट्री अगर ध्यान दे, तो ये जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की गुंजाइश है और वो वहां एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब हुआ क्या, ये गवर्नमेंट आई, इससे पहले वाली गवर्नमेंट में उन्होंने टेक्सटाइल मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर एक ही कर दिया, फिर फायदा क्या हुआ? तो मतलब सीरियसनेस किसके पार्ट पे नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि टेक्सटाइल के अलावा बाकी जो है ना, अगर टेक्सटाइल और 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स जो हैं, वो अगर 5 आइटमें हैं, तो बाकी 95 आइटमों को तो आपने छोड़ा हुआ है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसके ऊपर पूर्ण ध्यान देना चाहिए, और बहुत बड़ा उसके अंदर जो है ना हमारे पास रूम है कि इसके अंदर हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और जहां तक आपने कहा पैम्पर्ड चाइल्ड है, या देखिए टेक्सटाइल का प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना अभी तक फैशन सप्लायर्स नहीं बन सके। हम कोई ऐसे प्रोड्यूसर नहीं है जिसकी में हमारी मोनोपोली हो, कि मेरा अपना कोई ब्रांड हो पाकिस्तान का जिसको मैं इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर मैं आपको दूं कि लिवाइस की मैं अगर जीन्स बना रहा हूं, तो उसका जो उसके अंदर ये भी शर्तों में आता है कि 1 इंच में बखिए कितने होंगे, स्टिचेस कितने होंगे, ये भी हमको आता है। हमारा कुछ भी उसमें नहीं होता, टैग भी उनका है, वो हम लगा के देते हैं। अब आप मुझे ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ये समझें कि अगर मेरे से उसकी सप्लाई स्विच करनी है उन्होंने बांग्लादेश, तो टेक नो टाइम, इसलिए हमारे पास कंपटीशन इतना टफ है। हम तो ये गवर्नमेंट को बारहा कह चुके हैं, आपके तवज्जुह से मैं फिर कहता हूं कि आप एक कॉस्ट एनालिसिस कर लें टेक्सटाइल का, कि अगर मेरी कॉस्ट जो, अगर मैं एक बेसिक कमोडिटी है, पोलो शर्ट है या एक डेनिम की जीन्स है, उसको अगर मैं प्रोड्यूस करता हूं पाकिस्तान में, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, कन्वर्टिंग कॉस्ट जो है वो कितनी आती है, और वही कॉस्ट बांग्लादेश में कितनी आती है। तो हमने उसको बहुत दफा एनालिसिस किया, एक दफा बाहर की कंपनियों से भी करवाया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, विद द डिफरेंस ऑफ गैस प्राइसेस, 428 रुपए पाकिस्तानी रुपए में वहां है, और यहाँ 786 रुपए टेक्सटाइल के लिए कम करके उन्होंने किए हैं, फिर भी डबल है। अगर उसको मैं देखता हूं, और बाकी इंसेंटिव्स और रिबेट जो बांग्लादेश में मिलते हैं, 22% का फर्क है कन्वर्टिंग के अंदर। अब आप मुझे बताएं कि जो चीज मुझे इसमें हो सकता है जी, मैं जुबैर मोतीवाला साहब आता हूं जी, कॉस्ट कर रही है, मैं कैसे उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचूंगा? मार्केट में कम्पीट होगा। अब अनीस मजीद साहब, आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मैं वो मिसमैनेजमेंट वाला इसके बाद करूंगा, कि ये फरमाइए कि दालों की कीमतें इस बरकरफ्तारी से बढ़ती हैं, मतलब पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक ज़राई मुल्क है, कि हम सारा कुछ इंपोर्ट ही करते चले जा रहे हैं? जी हाँ, दालों के हवाले से मैं ये बताऊं कि मोर देन 50% ऑफ आवर कंजम्पशन वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम अब्रॉड, और इसमें जो है मेजर उसका जो आपका जब डॉलर बढ़ता है और हमारी करेंसी डीवैल्यू होती है, तो उसका इम्पैक्ट लाजमी आता है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि दालों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, इसलिए कि इंटरनेशनल मार्केट में इतनी तेज़ी नहीं है। जब इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली दालों के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं समझता हूं कि अंडर कंट्रोल दालों के प्राइस चल रहे हैं, और ये इंशाल्लाह अगर डॉलर हमारा अंडर कंट्रोल रहे तो फिर ये अंडर कंट्रोल रहेंगे, वरना तो ये तो सीधी सी बात है, जो आपका डॉलर बढ़ता है उतने ही आपके रेट बढ़ जाते हैं। नहीं, आप अनीस मजीद साहब, मेरा मतलब है कि जो इस वक्त दालों की कीमतें हैं, आप इनको अंडर कंट्रोल कहते हैं कि आम आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है? असल में इशू ये है कि हम किसको अंडर कंट्रोल कहें या कौन सी रीज़नेबल प्राइस है, वो बड़ी बहस है। और अभी हम देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास अगर प्रोडक्शन नहीं है, अगर आप बाहर से उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट लैंडेड होगी अराउंड उसी के लैंडेड कॉस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पाकिस्तान में माल मिलेगा, जो कि अभी मिल रहा है। और इसीलिए आपकी दालों में आप देख रहे हैं कि कोई इतना श्योर नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं निस्बतन शुगर के और वीट के और दूसरी चीज़ों के प्राइसेस ज़्यादा हैं। लेकिन दालों में मैं इसलिए अंडर कंट्रोल कहता हूं कि जो लैंडेड कॉस्ट है बाहर से आ रही है, अकॉर्डिंगली वो माल बिक रहा है, और पाकिस्तान में जो माल अवेलेबल है वो भी अपनी क्रॉप अच्छी है, तो वो उस हिसाब से बिक रहा है, जो मैं समझता हूं कि मुनासिब है। नहीं अनीस मजीद साहब, बात गुजारिश ये, आप कह रहे हैं चीनी का शोर है या आटे का शोर है, वो इसलिए शोर है कि उसमें पॉलिटिकल नहीं, एक मिनट, उसमें पॉलिटिकल लीड जो है वो इन्वॉल्व है। दालों को कोई जहांगीर तरीन इंपोर्ट नहीं करता या कोई और इंपोर्ट नहीं करता, इसलिए वो कारपेट के नीचे से आप 220% इजाफा हो जाए, 18% हो जाए, 21% हो जाए, वो अखबार की सुर्खी बन के टाई टाई फिश हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये प्राइसेस जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो अखबारों में भी आता है और आम लोगों को भी पता होता है। अभी जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि जो आप देखें कि हमारे पास चने की क्रॉप अपनी है
जो तकरीबन 5 लाख टन की है, और चने की क्रॉप के हिसाब से आप अगर देखें तो काला चना जो है इस वक्त अराउंड 105-110 रुपए में अवेलेबल है, जो कि मैं ये समझता हूँ क्योंकि यहाँ तो प्राइस का कोई कंफर्मेशन किसी के पास होता नहीं है, लेकिन अपने पास जो क्रॉप है और ये रेटों में अगर माल आपको मिल रहा है तो मेरा अपनी कैलकुलेशन है, क्योंकि मैं तो 30-35 साल से यही काम कर रहा हूँ, तो ये प्राइसेस 200 रुपये भी थे जो कि आज 100 रुपये 110 रुपये हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब प्राइस हैं। मैं अनीस मजीद साहब इस तरफ आऊँगा। आपने कहा कि पता नहीं है, यहाँ तो किसी चीज़ का पता नहीं है। ये एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे ज़राअत के हवाले से हुकूमत के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, या वो रिकॉर्ड जहांगीर तरीन के पास है या वो रिकॉर्ड जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के पास है। मैं आता हूँ वापस, ज़रा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।